वाराणसी की ज्ञानव्यापी मस्जिद में पिछले कई दिनों से सर्वे का काम चल रहा है और इस सर्वे के दौरान आज एक शिवलिंग मिलने की घटना से हड़कंप मच गया है। उत्तर प्रदेश के वाराणसी में जारी ज्ञानव्यापी मस्जिद के सर्वे में एक बड़ी खबर सामने आई है। परिसर के अंदर सर्वे टीम को शिवलिंग मिला है। ये बात सामने आने के बाद वाराणसी कोर्ट ने डीएम को आदेश दिया है कि जिस जगह शिवलिंग मिला है उसे तत्काल सील कर दिया जाए। वहां किसी भी व्यक्ति का प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। कोर्ट ने डीएम, पुलिस कमिश्नर और सीआरपीएफ कमांडेंट को आदेश जारी कर दिए हैं। कोर्ट ने इन अधिकारियों को जगहों को संरक्षित और सुरक्षित रखने की व्यक्तिगत तौर पर जिम्मेदारी दे दी है। दरअसल वाराणसी में सर्वे के दौरान ज्ञानव्यापी मस्जिद में ये शिवलिंग मिलने का दावा किया गया है, जिस पर हिंदू पक्ष के पैरोकार जितेंद्र सिंह बेसेन ने कहा कि ज्ञानव्यापी में इतने साक्ष्य मिले हैं जो अभी उजागर नहीं किए जा सकते। बस अभी इतना बताना चाहता हूं कि करीब 12.5 फीट का शिवलिंग मिला है। अयोध्या की तरह 500 साल का इंतजार मैं नहीं करूंगा। बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर यहां बनकर रहेगा और जल्द से जल्द बनेगा। उन्होंने ये भी संभावना जताई कि उन्हें मथुरा में भी सफलता मिल सकती है। गुजरात विधानसभा चुनाव के चलते भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ एआईएमआईएम भी इस बार गुजरात की सियासत में अपनी जगह बनाने की कोशिश कर रही है। इसी के तहत एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी गुजरात के वडगाम में आए और यहां उन्होंने एआईएमआईएम के लिए समर्थन मांगा। गुजरात में विधानसभा चुनाव का माहौल तेजी पकड़ चुका है। भाजपा, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के साथ साथ छोटे छोटे दल भी यहां सियासत करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के तहत एआईएमआईएम के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने बनासकांठा के वडगाम के मजादर में एक भव्य जनसभा को संबोधित किया। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आयोजित इस सभा के दौरान ओवैसी ने एआईएमआईएम के उम्मीदवारों को जिताने की अपील की। करीबन 15,000 लोगों की उपस्थिति में ओवैसी ने भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस सरकार पर जमकर हल्ला बोला। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, यही मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का पैगाम है। अब मुझे किसी ने पूछा कि ये ज्ञानवापी के नीचे क्या देखना चाह रहे, ताजमहल के नीचे क्या देखना चाह रहे, कुतुब मीनार के नीचे क्या देखना चाह रहे, तो सोशल मीडिया पर मैंने ये पढ़ा। मेरे को नहीं मालूम, वल्लाहु आलम। किसी ने कहा, सोशल मीडिया पर लिखा कि वो ताजमहल देखने गया था। आगरा के ताजमहल के जो क्यूरेटर जिम्मेदार थे उनके साथ उनका रिश्तेदार था। तो उस लड़के ने कहा, लिखता है कि मैं ताजमहल के नीचे जाना चाह रहा था, तहखाने में। तो उसको डायरेक्टर ने कहा कि देखो, सेलफोन की इजाजत नहीं है, सेलफोन रख दिए। फिर जब नीचे गए तो फिर चेक किया गया कि क्या सेलफोन है, नहीं था। फिर जब दरवाजा खोलने की बात आई तो कहा दरवाजा नहीं खोलेंगे, उस पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मोहर है। उनसे कहा गया कान लगाकर सुन लो। तो उस लड़के ने ताजमहल के तहखाने में जो कमरा है उसमें कान लगाकर सुना, और वो खुद सोशल मीडिया पे लिख रहा है कि उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी। उसने बड़ी खूबसूरत इंसान की आवाजें सुनी। और वो क्या कह रहे थे ताजमहल से कि चौकीदार को बोलो नौकरियां नहीं है नौजवानों के पास, चौकीदार को बोलो कि पेट्रोल को कीमतों को कम करें। आवाज, सुरीली आवाज आ रही थी कि चौकीदार से बोलो कि महंगाई बहुत बढ़ गई, कम करो। और फिर बाद में आवाज आई कि चौकीदार चोर भी है। ये मैं नहीं, वो तो लिखा है। मुझ पर केस नहीं बुक कर सके। इस देश को अगर खतरा है तो मुसलमानों से। मैं आपके दरमियान में खड़े होकर ये बात साफ और वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूं कि इस देश को अगर खतरा है तो गांधी के कातिलों से खतरा है। इस देश को अगर खतरा है तो नाथूराम गोडसे को अपना हीरो मानने वालों से, इन जालिमों से खतरा है। मगर इस पर बात नहीं होगी
गोडसे के भक्त आज ये नफरत की फिजा भारत में पैदा कर रहे हैं। आज आप देख रहे हैं कि जब मैंने हिजाब के मसले को उठाया तो उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, तो मुझ पर तनकीद की गई कि ओवैसी तुमने उत्तर प्रदेश में हिजाब के मसले को क्यों उठाया। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं हुफ्फाज किराम के दरमियान में खड़े होकर लबकशाई कर रहा हूं। मैं उलमाए किराम के दरमियान में खड़े होकर बोलने की जुर्रत कर रहा हूं। मैं सियासत के मदरसे का तालिब इल्म हूं और सियासत सीखने की कोशिश कर रहा हूं, और सियासत का तालिब इल्म होने की बुनियाद पर मैं ये कह सकता हूं कि हर चीज इस्लाम दुश्मन ताकतें ये देखती हैं कि मुसलमानों को मुल्क के एक हिस्से में चुमटी लेकर देखो, तनकीद करके देखो, इनको हिलाकर देखो, इनका रद्द अमल क्या होगा। जब मैंने हिजाब के खिलाफ आवाज उठाई और कहा कि हिजाब हम पहनेंगे, हमारी बेटी, हिजाब हमारा बुनियादी हक है, अगर आज हिजाब पर खामोश हो जाओगे तो कल कहेंगे दाढ़ी बहुत लंबी है, कम कर। यकीनन बीजेपी को हराना है। कौन कह रहा है नहीं हराना है? हम ही तो लड़ रहे हैं बीजेपी के खिलाफ। पार्लियामेंट में हर चीज में मजलिस मुखालिफत करती है। ट्रिपल तलाक का कानून आया तो मजलिस ने मुखालिफत की। एनपीआर एनआरसी का कानून आया, मजलिस ने कानून की कॉपी को फाड़ा। यूएपीए का कानून आया, हमने मुखालिफत की, कांग्रेस ने तायीद की। क्या कांग्रेस ने अमित शाह के लाए हुए तरमीमी बिल की तायीद नहीं की? तायीद की, और आज आप हम पर उंगलियां उठाते हैं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है कि मेरी जमात का पैगाम यही है कि आपके सियासी नुमाइंदे कामयाब होकर जिला परिषद हो, असेंबली हो, पार्लियामेंट हो, जाना चाहिए। आपकी आवाज सुननी चाहिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, आज आप देख रहे हैं कि ज्ञानवापी मस्जिद का मसला उठा दिया गया। जब मैंने उस पर कहना शुरू किया तो फिर से उंगलियां उठाना शुरू कर दिए, तनकीद करना शुरू कर दिए कि आखिर तुम क्यों बोल रहे हो। तो फिर आप बोलो ना, जो मुझे खामोश रहने के लिए कह रहे हैं, आप क्यों नहीं बोलते? हिजाब के मसले में आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। हलाल गोश्त का मसला आपको बोलना था, आप नहीं बोले। नौकरियां मिल रही है नौजवान मुसलमान को तो कहा गया जॉब जिहाद, आपको बोलना चाहिए था, आप नहीं बोले। अब मस्जिद का मसला आया तो हम जब दलाइल के साथ मस्जिद की बात करते तो कहते तुम क्यों बोल रहे हो। अरे याद रखो, मैं बोलूंगा, मैं इसलिए बोलता हूं, मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं जिंदा हूं, मुर्दा नहीं हूं। मैं इसलिए बोलता हूं कि मेरे जमीर को मैंने अभी बेचा नहीं है, ना कभी बेचूंगा इंशाअल्लाह ताला। मैं इसलिए बोलता हूं कि मैं सिर्फ अल्लाह से डरता हूं, किसी मोदी से, योगी से नहीं डरता हूं। मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि भारत का संविधान जिसको बाबा साहिब अम्बेडकर ने बनाया, मुझे फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की इजाजत है और मैं खुलकर अपनी बात को रखना चाहता हूं। हां, तुमको अगर मेरी बात पसंद नहीं आती है तो अपने कान में उंगलियां रख लो, मगर तुम मेरी जबान को बंद नहीं कर सकोगे। गुजरात के पटेल भाई, मुसलमानों की उनकी आबादी एक है और उनके 47 एमएलए जीत सकते हैं और हमारे 3 क्यों जीत रहे, बताओ। कौन डील कर रहा है? कौन डील कर रहा है? मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और फिर
कांग्रेस के 12 एमएलए बीजेपी में भाग गए, मेरे से पूछ कर गए थे क्या? 12 भाग गए। क्या मैंने उनको बिठाकर हैदराबाद की बिरयानी खिलाई? वो तो मेरी बिरयानी नहीं खाए, वो तो नरेंद्र मोदी का ढोकला खाकर चले गए बीजेपी में। अब कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं बोलेगी इस पर। ये आप क्यों आ रहे? राहुल गांधी अमेठी में हार गए, मैं नहीं था। कैसे हार गए राहुल गांधी बताओ? फिर आप केरल को जाते हैं, केरला को, वहां पर जीतते। क्यों जीतते? क्योंकि 35% मुसलमान है। अमेठी में हार गए, मैं नहीं था, मजलिस नहीं थी। मगर बोलेंगे नहीं नहीं, ओवैसी वहां से गुजरा था, मैं तो गया भी नहीं। आपके 12-13 एमएलए गुजरात से चले गए। क्या ये बात सच नहीं है कि वडगाम के कांग्रेस के जो साबिका एक एमएलए थे मनी भाई चले गए, टाटा कर गए? क्या आपके खाने की दुकान पर मनी भाई खाकर गए थे क्या? कि भाई यहां पर अच्छा खाना मिलता है, मैं खा के जाऊंगा। वडोदरा की एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में जारी परीक्षा में एक्सीडेंट के चलते देरी से पहुंची छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया, जिससे काफी विवाद हुआ। एमएस यूनिवर्सिटी की कॉमर्स फैकल्टी में इन दिनों टीवाई बीकॉम की परीक्षाएं चल रही है। टीवाई बीकॉम की छात्रा हिताक्षी अपने घर से परीक्षा देने के लिए निकली थी, लेकिन मनीषा चौकड़ी निकट छात्रा का एक्सीडेंट हो गया। गंभीर स्थिति में भी छात्रा परीक्षा देने कॉमर्स की यूनिट बिल्डिंग पहुंची, लेकिन यहां के प्रबंधन द्वारा छात्रा को परीक्षा में नहीं बैठने दिया गया। छात्रा ने रो रो कर सिर्फ 1 घंटा परीक्षा में बैठने देने की अनुमति मांगी, लेकिन प्रबंधन ने इसकी इजाजत नहीं दी। હું ટીવાય બીકોમમાં છું। આજે આઈએફનું પેપર હતું અને સવારે 7:30 વાગે એવું એક્સિડન્ટ થયું, એટલે એમાં કૂતરું આવી ગયું ને હું પડી ગઈ। મને ત્યાં થોડુંક સારું નહોતું, એટલે જે આજુબાજુ હતા એમને ઘરે ફોન કર્યો અને પછી હોસ્પિટલ લઈ ગયા। ટીચીસ આવ્યા છે 5, માથા પર અહીંયા વાગ્યું છે, હાથ પર બધે છોલાયું છે, આંખ સૂજી ગઈ છે। એટલે એવું કીધું કે નહીં અપાય, ટાઈમ ઓવર થઈ ગયો છે, એવું રૂલ્સમાં નથી એવું કે આપી શકે। મને એવું હતું કે આઈ ટ્રાય ટુ અટેમ્પ્ટ એમસીક્યુ, કે હું એમસીક્યુ અટેમ્પ્ટ કરી શકું તો કંઈક થઈ શકે ને આગળ બી લખાય તો હું લખીને હું કરું તો કંઈક હું ટ્રાય કરું મારા હિસાબેથી। મારી હિંમત નથી આપવાની, બરાબર નથી, ના મેન્ટલ સ્ટેજ હતું ના ફિઝિકલી હતું, પણ આઈ ટ્રાય કે હું આપી શકું, કે હું અટેમ્પ્ટ કરવા દે તો હું અટેમ્પ્ટ કરી નહીં શકું તો વરસ ના બગડે મારું। મારા 7:30 પછી મને જાણ થઈ કે મારી છોકરીનું એક્સિડન્ટ થયું છે, એટલે તાત્કાલિક હું વ્હીકલ લઈને દોડી અને ત્યાં પહોંચ્યા પછી હું એને રિક્ષામાં હોસ્પિટલ લઈ ગઈ। હોસ્પિટલમાં ઇમરજન્સીમાં ડૉક્ટરને બોલાવવા પડે, ડૉક્ટર તરત આવે નહીં, એટલે ઇમરજન્સીમાં ડૉક્ટરને બોલાવ્યા, એને ટ્રીટમેન્ટ કરી, એમને કીધું કે એનાથી એક્ઝામ આપવા નહીં જવાય, એને ટાંકા લીધા છે, તમે રાહ જુઓ, એને કંઈક થાય તો પછી એક્ઝામ અપાવી દો। એટલે 10 મિનિટ અમે ત્યાં વેઇટ કરી અને તરત મેં અહીંયા આવવા માટે ઓટો બોલાવીને એને એક્ઝામ અપાઈ ગમે તે રીતે। એટલે છોકરી કહે છે મારું વરસ ના બગડે, એટલે મમ્મી મને એક્ઝામ અપાવડાવી દો, એમસીક્યુઝ એટેન્ડ કરીને પછી મારી જે ટ્રીટમેન્ટ કરવી હોય એ કરજો। પણ ડૉક્ટરે કીધું કે આ બેટા વધારે છે, તું પહેલાં લઈ લે પછી તું જા દવા લઈને। એટલે એને ગોળી અને બધું ત્યાં તાત્કાલિક જે ટ્રીટમેન્ટ કરવી પડે બધી ડૉક્ટરે કરી અને મેડિકલ પણ લખી આપ્યો સરે। અને પછી હું ઓટોમાં બેસીને અહીં આવી, 9:05 હું અહીં આવી ગઈ હતી। एक्चुअली रिक्शा आ साइडे पेला ब्रिजनी पेली साइड थी, एटले एनाथी चलातुं नहोतुं, मने खबर नहीं केवी रीते अहीं अवाय, एटले मैं कोई बाइकवाळा भाई पासे एने बेसाडीने लईने आवी। 9:05 हूँ अंदर एंट्री थई गई। प्यूनने मैं कीधुं के बोलावो, तो कि 9 सवा 9 थई गया छे, एटले हवे कोई तमारुं थाय नहीं। 9:20 मने एवो जवाब मळ्यो कि तमारी बेबीने आ वर्षे एक्जाम अपाय नहीं। एटले हूँ नीचे बेसी रही અને ક્લાસીસવાળા સર હતા, એમના સરને કુમાર સર, એમને મેં ફોન કર્યો કે આ બેબીનું કેરિયર ના બગડે એટલે તમે જરા ફોન કરીને જુઓ કે હજુ 3 કલાકનો ટાઈમ છે તો એ આપી શકે। માનવતાની દ્રષ્ટિએ મારે એ જ કહેવું છે કે મારી દીકરી નહીં, છોકરો હોય કે છોકરી, એ એવમ સ્ટુડન્ટ છે
એ આટલી ડેરિંગ કરીને અહીંયા એક્ઝામ આપવા આવી રહી છે અને એક્સિડન્ટ થયું છે. મેં મારી જાણી જોઈને તો એનું એક્સિડન્ટ નથી થયું ને આવી નથી. માનવતાની દ્રષ્ટિએ એને જુઓ, એના ફિલિંગ્સને સમજો. સમજીએ કે આ નિયમ હોઈ શકે, પરંતુ વિદ્યાર્થીઓનું એક્સિડન્ટ થયું છે, એને પોતાનું જે જીવ છે એના જોખમમાં છે. હજુ પણ એ તમે એની હાલત જો તો એ ટ્રીટમેન્ટ લઈને ડાયરેક્ટ પરીક્ષા આપવા આવી છે, કારણ કે એને પોતાની એક્ઝામ આપી છે. અત્યારથી ફર્સ્ટ યરથી લઈને થર્ડ યર સુધી એની એક પણ એન્ટિકેટી નથી આવી. અને બીજી વાત કે જે વિદ્યાર્થીની છે એ ફક્ત એની મમ્મી સાથે આવેલી છે, એના ફાધર પણ નથી, ફાધર એક્સપાયર થઈ ગયા છે. એટલે સૌથી પહેલાં તો હું એને સલામ કરું છું કે હિંમત રાખીને પોતે યુનિવર્સિટીમાં આવી. અને આ યુનિવર્સિટીમાં આવી તો ફેકલ્ટીના જે વાઇસ ડીન છે કલ્પેશ શાહ સરે પોતે યુનિટ બિલ્ડિંગ પર ઉપસ્થિત હતા, તોય છતાં તેમને એને જે રજૂઆત સાંભળવી જોઈતી હતી, જે સંતાવના આપવાની હતી એ નથી આપી, અને યુનિवर्सिटी जो नियम है बताया एमने बाहर मोकली देवामां आव्युं. छात्रा को न्याय दिलवाने के लिए छात्र नेता और छात्र संगठन AGSU के छात्र भी मौके पर पहुंचे और छात्रा को परीक्षा में बैठने देने का अनुरोध किया, लेकिन प्रबंधन द्वारा टेक्निकल नियमों को आगे रखकर छात्रा को परीक्षा में बैठने देने से इनकार कर दिया गया. एक विद्यार्थिनी જે 9:25 અમને ઉપર ખબર પડી કે અહીંયા આવી છે, અને 9:35 કે 9:40 અમે નીચે આવીને એને મળ્યા હતા. એને એક્સિડન્ટ થયેલો અને વાગ્યો હતો. હવે આ વખતની એક્ઝામ પેટર્ન મુજબ સેક્શન 2 એ ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપ ઓફ ક્વેશ્ચન છે, અને એઝ પર ધ રૂલ એ સેક્શન 9 વાગે લઈ લેવાનું હોય છે ને 9 વાગે એને સીલ કરી દેવાનું હોય છે. એટલે અમે લોકો એમાં બિઝી હતા. 9 વાગે સેક્શન સીલ થઈ ગયું. હવે નોર્મલ જો જૂની પેટર્ન હોય તો આ શક્ય બને કે નોર્મલ સિચ્યુએશનમાં કે આવા એક્સિડન્ટના કેસમાં, પણ આમાં એવું શક્ય બને નહીં કે એક સેક્શનમાં એ એબસેન્ટ હોય અને બીજા સેક્શનમાં એ પ્રેઝન્ટ હોય. અને યુનિવર્સિટીના રૂલ પ્રમાણે અડધો કલાક પછી કોઈ સ્ટુડન્ટને આપણે અલાઉ કરતા નથી. કદાચ એક્સિડન્ટના કેસમાં આપણે કન્સિડર કર્યું હોત, પરંતુ એના જે સ્ટીકર મારવાના છે સ્ટીકર એબસેન્ટમાં લાગી ગયેલા હતા. સેક્શન 2 લઈ લેવામાં આવેલું હતું. એટલે એ રીતે એક્ઝામમાં ઇવેલ્યુએશન કરવું કે એક જ સેક્શનમાં એબસેન્ટ ને એક સેક્શનમાં પ્રેઝન્ટ એ શક્ય ન બને, અને એને ધ્યાનમાં લઈ અને એવું ડિસિઝન લેવામાં આવ્યું. અને ડીન સાહેબ સાથે વાત કરવામાં આવી અને એને એક્ઝામ આપવા માટે આજે અલાઉ કરવામાં નહોતી આવી. યુનિવર્સિટીના રૂલ પ્રમાણે એને આગળ પણ એક્ઝામ આપી હશે તો એને ખબર હશે કે 9 વાગે સેકન્ડ સેક્શન ઓબ્જેક્ટિવ ટાઈપનું લઈને એને સીલ કરી દેવામાં આવે છે. અને સ્ટીકર લગાડવાના હોય તો સ્ટીકર પણ એનું એબસેન્ટમાં સ્ટીકર લાગી ગયેલું હોય છે. એટલે આ રીતે આગળ એક્ઝામ સેક્શનમાં પ્રશ્ન ના ઊભો થાય એ રીતે અમે અલાઉ કરી શકીએ નહીં, એટલા માટે આ દિવસે અલાઉ કરી નથી. अपने उच्च विचारों के साथ बौद्ध धर्म की स्थापना करने वाले भगवान बुद्ध की आज जन्म जयंती है. इस मौके पर कॉरपोरेशन द्वारा जुबली बाग स्थित उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया गया. आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस है. वैशाख पूर्णिमा को ही बुद्ध पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है. ये भगवान बुद्ध का जन्मोत्सव का दिन है. ये गौतम बुद्ध की जयंती भी है और उनका निर्वाण दिवस भी. इसी दिन भगवान बुद्ध को बुद्धत्व की प्राप्ति हुई थी. हिंदू धर्मावलंबियों के लिए बुद्ध विष्णु के 9वें अवतार थे. अतः हिंदुओं के लिए भी ये दिन काफी पवित्र माना जाता है. आज इस खास मौके पर वडोदरा में जुबेली बाग स्थित भगवान बुद्ध की प्रतिमा पर वडोदरा महानगर पालिका द्वारा माल्यार्पण किया गया. भगवान बुद्ध ने लोगों के जीवन में नेक उपदेश और लोगों को सही जीवन जीने का तरीका बताया था. ऐसे में आज उनके उपदेश को फिर एक बार याद किया गया. इस मौके पर डिप्टी मेयर नंदा जोशी, विपक्ष नेता अमीर रावत, स्टैंडिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर हितेंद्र पटेल समेत के जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति रही. आज भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पर उनके प्रतिमा को पुष्पांजलि करने का कार्यक्रम आज जुबेली बाग खाते संपन्न हुआ है. भगवान बुद्ध का जन्म नेपाल में हुआ. उनका जन्म होने के बाद 7 दिन में उनका माता का अवसान हो गया. माता का अवसान हो जाने के बाद शुद्धोधन राजा की दूसरी रानी, उन्होंने उनका लालन पालन किया. बचपन से ही बालक सिद्धार्थ खेलते नहीं थे, लेकिन वो ध्यान में बैठ जाते थे. ऐसे बालक संसार में से उठ के वो ध्यानस्थ न हो जाए, उनकी चिंता राजा शुद्धोधन को थी. उन्होंने उनका विवाह कर दिया और विवाह के बाद उन्होंने तय किया, उन्होंने 4 आर्यव्रत की बात की. पहला आर्यव्रत दुख, दूसरा आर्यव्रत दुख क्यों हुआ,
कैसे हुआ और वो दुख दूर करने के लिए क्या करना चाहिए, ऐसे 4 आर्यव्रत की उन्होंने स्थापना की। ऐसे भगवान बुद्ध की जन्म जयंती पर उनको प्रतिमा अर्पण करने का आज कार्यक्रम जुबेली बाग में हुआ है। आज बुद्ध पूर्णिमा के रोज़ गौतम बुद्ध की प्रतिमा को पुष्पांजलि करके उन्हें वंदन करते हैं। बौद्ध धर्म की स्थापना की और पंचशील के तत्व इंसान को जीने का सही तरीका दिखाने वाले एक टीचर, एक प्रीचर गौतम बुद्ध को आज प्रणाम करते हैं सादर। उन्होंने ये सिखाया है कि इंसान को चोरी नहीं करनी चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, अहिंसा के मार्ग पे चलना चाहिए, व्यभिचारी नहीं होना चाहिए। इन पंचशील के तत्वों का ज्ञान देके इंसान अपनी जो पुनः जन्म की परिस्थितियां है, जो जीवन में दुखदायी परिस्थितियां से उससे मुक्ति दिलाने का मार्ग दिखाने वाले गौतम बुद्ध जी को आज शत शत नमन करते हैं। वडोदरा महानगर पालिका के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों द्वारा सिर्फ 13 महीने में 6.49 लाख रुपए का चाय नाश्ता किया गया होने की हकीकत आरटीआई में उजागर हुई है। ये पैसे सीधे सीधे वडोदरा के नागरिकों की जेब से वसूले जाएंगे। વડોદરા મહાનગરપાલિકાના સભા વિભાગમાં માહિતી અધિકાર અધિનિયમ 2005 હેઠળ માહિતી માંગવામાં આવી હતી, જેમાં ચેરમેનશ્રી, ડેપ્યુટી મેયર, મેયરશ્રી અને શાસકના નેતા દ્વારા છેલ્લા 13 મહિનામાં ચા, પાણી, નાસ્તા પાછળ કેટલો ખર્ચો કરવામાં આવ્યો છે, ત્યારે આરટીઆઈમાં એક ઘટસ્ફોટ થયો છે કે મેયરશ્રી દ્વારા 89,000 રૂપિયાની ચા પીધી છે, ડેપ્યુટી મેયર દ્વારા 1,30,000 રૂપિયા, ચેરમેનશ્રી દ્વારા 2,98,000 રૂપિયા અને શાસક પક્ષનો ખર્ચો છે 1,32,000 રૂપિયા। આ 4 જણનો ખર્ચો ભેગો કરીએ તો ટોટલ 6,49,000 રૂપિયા જેટલો ચા, પાણી, નાસ્તા પાછળ ખર્ચો થયો છે। એટલે કહી શકાય કે આ ખર્ચો ઘણો જ મોટો છે। બીજી બાજુ વડોદરા શહેરના નાગરિકોને પીવાનું શુદ્ધ પાણી મળતું નથી, ગટરો ઉભરાય છે, તળાવોની દશા દુર્દશા છે, વિશ્વામિત્રી નદી ખસ્તા હાલ છે। રોજે રોજ વોર્ડ ઓફિસમાં કે મુખ્ય કચેરી પર મોરચા લોકોના આવે છે। વડોદરા શહેર સ્માર્ટ સિટીનું નામ આપીને લોકોની સમસ્યા દૂર કરવામાં આવતી નથી। સાથે સાથે આ ચા પાણીનો જે 6,49,000 જે ખર્ચો કર્યો છે એ કોઈ આમ જનતા માટે કર્યો નથી, મોરચો લઈને આવનાર માટે કર્યો નથી, પરંતુ જે લોકો ખુશામતખોરી કરવા આવતા હોય તેમના લોકો માટે 6,49,000 રૂપિયા જે વડોદરા મહાનગરપાલિકાના મેયર દ્વારા, ડેપ્યુટી મેયર, ચેરમેન અને શાસક નેતા દ્વારા કરવામાં આવે છે, બહુ જ ગંભીર બાબત છે। આ ખર્ચો ઓછો કરવો જોઈએ, કારણ કે આ નગરજનોના વેરાના રૂપિયાનો ખર્ચો અહીંયા થયો છે। અમારી સીધી માંગ છે કે ખર્ચો ઓછો કરવામાં આવે।